नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की कक्षा 4 विषय हमारा परिवेश, पाठ हमारा प्रदेश, पाठ 15, प्रकरण भाबर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदान, पठार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आप अवगत हैं कि यह पाठ हमने 3 भागों में बांटा हुआ है। आज आप उसके दूसरे भाग को पढ़ने जा रहे हैं। आइए पहले पिछले भाग में हमने क्या पढ़ा था उसे एक बार दोहरा लेते हैं। हमने पिछले भाग में क्या जाना था, आइए एक बार उसे पुनः दोहरा लेते हैं। हमने जाना था दिशाओं को जाने के अंतर्गत में दिशाओं का बोध करना, तथा हमने जाना था भारत में उत्तर प्रदेश, पड़ोसी देश एवं राज्य, उत्तर प्रदेश एक परिचय, उत्तर प्रदेश के मंडल, उत्तर प्रदेश के जनपद, उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहर, उत्तर प्रदेश के राजकीय प्रतीक। आज के पाठ में हम क्या नया जानेंगे, आइए एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। आज के पाठ में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट, भाबर एवं तराई का क्षेत्र, भाबर तराई क्षेत्र का विस्तार, भाबर तराई वन संपदा, मैदानी भाग की प्रमुख नदियां, गंगा यमुना का मैदान, मैदानी भाग की पतझड़ वन, दक्षिण का पठार, और हम जानेंगे दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां, दक्षिण का पठार वन संपदा। बच्चों, आइए अब हम उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट के बारे में जानेंगे। बच्चों, जहां आप रहते हैं क्या वहां की जमीन या क्षेत्र बिल्कुल एक जैसा ही है? नहीं ना, कहीं आप देखते होंगे ऊंची नीची भूमि, कहीं समतल मैदान देखते होंगे तो कहीं उबड़ खाबड़ जमीन देखते होंगे। बच्चों, ठीक उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की बनावट सभी स्थानों पर एक जैसी नहीं है। कहीं ऊंची नीची भूमि है तो कहीं समतल मैदान, तो कहीं उबड़ खाबड़ पठारी भाग स्थित है। इस प्रकार बनावट के आधार पर उत्तर प्रदेश को 3 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। आइए एक एक करके इनके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक भाग भाबर एवं तराई, गंगा यमुना का मैदान और दक्षिण का पठार। बच्चों, अब हम इनके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में जानते हैं। बच्चों, आपके सामने उत्तरी मैदान का कुछ हिस्सा दिखाई पड़ रहा है और आपके सामने उसके ऊपर एक मोटी पीली पट्टी भी दिखाई दे रही है। यह जो आपको पीली पट्टी दिखाई दे रही है ना, यह है भाबर एवं तराई का क्षेत्र। बच्चों, भाबर एवं तराई के क्षेत्र के और उत्तर की तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है, जरा गौर से देखिए। आपको यहाँ पर हिमालय पर्वत की विशाल श्रृंखलाएं दिखाई दे रही हैं। आपको भाबर एवं तराई के क्षेत्र और हिमालय पर्वत की श्रृंखलाओं के बीच में उत्तराखंड मैदान, उत्तराखंड राज्य भी आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों, आइए आपने अब यह जान लिया कि हिमालय के पर्वतीय भाग के दक्षिण में और मैदानी भाग के उत्तर में भाबर एवं तराई का क्षेत्र स्थित है। मेरे को आशा है कि आपको यह स्थिति अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बच्चों, यह है हिमालय का पर्वतीय भाग। भाबर एवं तराई का कुछ भाग हिमालय पर्वत के श्रेणी में भी आता है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वह है गंगा, यमुना, शारदा। शारदा नदी को कहीं कहीं काली नदी भी कहा जाता है, रामगंगा, घाघरा और गंडक नदी आदि। बच्चों, आप हिमालय पर्वत को अच्छे से देख रहे हैं। यहाँ पर आपको बर्फ से ढकी हुई यह पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। बच्चों, आपने यह अनुभव किया होगा कि कभी जब आप अपने घर में बर्फ लेके आते हैं और उसे आप जब रख देते हैं तो उस पर पड़ती है ऊष्मा या फिर गर्मी, तो वह बर्फ पिघलने लग जाती है और जब वो पिघलती है तो वह अपना रास्ता बना लेती है। जिधर भी उसे ढलान मिलती है उसी तरफ पानी का बहाव बहने लग जाता है।
ठीक उसी प्रकार से हिमालय पर्वत पर जो बर्फ़ है, जब उसे सूरज की रोशनी पड़ती है और उससे जब गर्मी मिलती है तो वह पानी पिघलने लग जाता है। बर्फ़ जो है वह पानी का रूप ले लेता है और धाराएं बहने लग जाती हैं। बहुत सारी धाराएं मिलकर नदियां बना लेती हैं। आपको कहीं कहीं सुंदर झरने का नज़ारा भी देखने को मिल सकता है। बच्चों, ये नदियां कल कल छल छल करती हुई हिमालय पर्वत से तेजी से ढलान के ऊपर से गुजरती हुई नीचे की तरफ आ जाती हैं। बच्चों, ऊपर ढलान से जब ये नीचे आती हैं तो ये बहुत तेजी से आती हैं। इनकी धारा प्रवाह बहुत तेज होती है, परंतु नीचे आते आते इनकी धारा प्रवाह थोड़ी सी कम हो जाती है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं हिमालय पर्वत के तलहटी स्थल के बारे में। बच्चों, हिमालय के तलहटी जो क्षेत्र है वहाँ पर मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिल जाएंगे। हिमालय के तलहटी में अनेक मनमोहक स्थल हैं जिसे हम हिल स्टेशन कहते हैं। यहाँ पर पर्यटक घूमने आते हैं और प्रकृति का आनंद उठाते हैं। जब कभी आपको ऐसा मौका मिले तो आप भी हिमालय की तलहटी में जाकर सुंदर सुंदर मनमोहक दृश्यों का आप अनुभव कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भाबर के क्षेत्र के बारे में। बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना, नदियां बच्चों जैसा कि अभी हमने जाना भाबर क्षेत्र के बारे में। हिमालय से नीचे उतरने वाली नदियां गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा आदि का बहाव इस भाग में आकर धीमा हो जाता है। नदियां पहाड़ों से लाए गए रोड़े, पत्थर व मोटी मिट्टी को इस भाग में जमा करती जाती हैं। जैसा कि अभी हमने जाना था कि हिमालय से जब नदियां नीचे की तरफ उतरती हैं तो वहाँ बहाव बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब वह नदियां और नीचे आ जाती हैं तो वहाँ पर जल का बहाव कम हो जाता है और इस क्षेत्र में आते आते जल यहाँ पर रोड़े, पत्थर, मोटी मिट्टी यहाँ पर लाकर जमा कर देता है। रोड़े, पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का यह भाग भाबर कहलाता है। आइए अब हम तराई क्षेत्र के बारे में जानें। बच्चों, जैसा कि अभी हमने जाना, मोटे पत्थरों और मोटे कणों से बनी मिट्टी का भाग भाबर कहलाता है, तो वहीं भाबर का निचला हिस्सा आपको तराई कहलाता है। तराई में रोड़े पत्थर नहीं होते। तराई क्षेत्र में जमीन के नीचे थोड़ी सी ही गहराई में पानी निकल आता है। यहाँ का हवा में भी नमी रहती है। बच्चों, अक्सर आपने ये अनुभव किया होगा कि कभी जब हम जल के लिए हैंडपंप या कुआं खोदते हैं तो आपको बहुत गहराई पर जाकर पानी प्राप्त होता है, परंतु तराई क्षेत्र में ऐसा नहीं है। तराई क्षेत्र में जमीन के थोड़े नीचे ही गहराई पर आपको पानी प्राप्त हो जाता है। बच्चों, अब हम जानते हैं भाबर एवं तराई क्षेत्र के विस्तार के बारे में। जैसा कि अभी आपको देखने को मिलेगा, यह जो पीली पट्टी है वह सहारनपुर से चलती हुई आपको कुशीनगर तक इसका फैलाव मिलेगा। भाबर एवं तराई क्षेत्र का विस्तार सहारनपुर से कुशीनगर क्षेत्र तक है। यह क्षेत्र सहारनपुर जनपद से कुशीनगर जनपद तक एक पतली पट्टी के रूप में फैला हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसे भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे विस्तृत जनपद लखीमपुर खीरी है तथा सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज जनपद में निवास करती है। आइए बच्चों, अब हम भाबर एवं तराई के वनस्पतियां, पेड़ पौधे एवं वन संपदा के बारे में जानें। इस क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है, इस कारण घने वन पाए जाते हैं। इन वनों में शीशम, साल, साखू, खैर, सागौन, गुलर, महुआ, सेमल, रोजवुड आदि वृक्ष पाए जाते हैं। कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियां भी पाई जाती हैं। बच्चों, आपने अपने दादाजी या दादी जी या अपने बड़े बुजुर्गों के हाथ में कभी कभी छड़ी देखी होगी। वह छड़ी इन्हीं बेत की बनी हुई होती है।
आपने बेत से बनी और भी बहुत सारी वस्तुएं देखी होंगी, जैसे बेत से बनी टोकरियां, बेत से बने कुर्सी, मेज आदि। बच्चों, आपने बांस से बने हुए कहीं कहीं घर भी देखे होंगे। यह बांस का काम और बेत से जो काम करते हैं, यह वहाँ के क्षेत्रीय रोजगारों में भी सम्मिलित है। वह क्षेत्रीय लोग इससे अपना रोजगार करते हुए अपने जीवन का यापन करते हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घासें भी उगती हैं। आइए अब हम दुधवा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं। बच्चों, भाबर एवं तराई के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यह वन्य क्षेत्र जनपद लखीमपुर खीरी के अंतर्गत आता है। बच्चों, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमाओं से लगे विशाल वन क्षेत्र में फैला हुआ है। यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा समृद्ध जैव विविधता वाला वन्य क्षेत्र है। बच्चों, आप सोच रहे होंगे जैव विविधता का क्या मतलब है। जैव विविधता से अभिप्राय है पेड़ पौधे, जिसे आप वनस्पतियां कहते हैं, और जीव जंतु की प्रजाति एवं जनजातियों के बारे में आपको बताते हैं कि जैव विविधता इसे कहते हैं। जैव विविधता का मतलब है यहाँ पर कि जातियां और प्रजातियां बहुत सारी पाई जाने वाली। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंघों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बच्चों, आपने बारहसिंघा के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है। जरा याद कीजिए, हमने पिछले पाठ में बारहसिंघा जो है यह हमारा उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु भी है। आपने यह पिछले पाठ में जाना था। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम भाबर एवं तराई क्षेत्र के वन्य जीव जंतुओं के बारे में जान लेते हैं। इन जंगलों में ऊंची ऊंची घास उगती है तथा कहीं कहीं बांस और बेत की झाड़ियां भी पाई जाती हैं। यह दशा वन्य जीव जंतुओं को आवास संबंधी अनुकूलता प्रदान करती है। आइए अब यह जान लें कि इस क्षेत्र में कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ हाथी, बाघ, तेंदुए, हिरन, नीलगाय, जंगली सुअर आदि जानवर पाए जाते हैं। बच्चों, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग की प्रमुख नदियों के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदियां हैं गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा, जिसे कहीं कहीं काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, केन आदि नदियां। बच्चों, आपको पता है नदियों को हम अपने जीवन की जीवन धारा भी कहते हैं, क्योंकि नदियों से हमें बहुत सारे लाभ हैं। नदियों में पानी होता है, ये तो आप सब जानते हैं, और पानी हमारे जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। बच्चों, आपको यह भी जान लेना चाहिए कि हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। उसमें कुछ भी लाकर इधर उधर का सामान नहीं फेंकना चाहिए। आपको रासायनिक पदार्थ पानी में नहीं मिलाने चाहिए। आज से आप लोग इन बातों को ध्यान में रखेंगे और अपने बड़ों को भी बताएंगे कि जल है तो कल है और जल ही जीवन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा यह सब नदियां किस तरीके से बहती हुई एक जगह से दूसरे स्थान पर जा रही हैं। आइए अब गंगा यमुना का मैदान के बारे में जान लेते हैं। भाबर और तराई के दक्षिण में मैदान का उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। भाबर और तराई के दक्षिण में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है। दूर तक फैला ये समतल मैदान नदियों द्वारा लाए गए जल और मिट्टी से बना है। ये क्षेत्र बहुत उपजाऊ है। इसका ढाल उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। बच्चों, अब आपको उत्तर के मैदानी भाग के पतझड़ वनों के बारे में हम बताते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से ही जान जा रहे हैं, पतझड़। पतझड़ का मतलब है पत्तों का झड़ना। वे वन जिनके वृक्षों से पत्तियां शीत ऋतु के समाप्त होते होते गिर जाती हैं, वे पतझड़ वन कहलाते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि पेड़ की पत्तियां अभी हरी थीं और धीरे धीरे ये पत्तियां पीली होती जा रही हैं। अब ये पत्तियां धीरे धीरे डालियों पर से नीचे झड़ने लग जाएंगी। उत्तर के मैदानी भाग के वन भी इसी पतझड़ वनों की श्रेणी में आते हैं।
बच्चों, धीरे धीरे आपके सामने अभी कुछ पत्तियां अपने पेड़ों से डालियों को छोड़ते हुए जमीन पर आ गिरेंगी। बिल्कुल ऐसे ही, और धीरे धीरे यह पेड़ पत्ती रहित हो जाएंगे और पूरा वन पत्ती रहित हो जाएगा। शीत ऋतु के समाप्त होते होते यहाँ के वृक्षों की पत्तियां गिर जाती हैं, इसलिए इन वनों को पतझड़ वन कहते हैं। बच्चों, आपको तनिक भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। इन वनों में फिर से पत्तियां आएंगी। जब अनुकूल दिवस आते हैं तो इन पे फिर से नए कोपले आ जाते हैं और ये वन फिर से हरे भरे हो जाते हैं। ये वन सदा ऐसे ही नहीं रहते। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर के मैदानी भाग के बारे में। उत्तर के मैदानी भाग के पेड़ पौधे और वन संपदा के बारे में। उत्तर के मैदानी भाग के वनों में भेड़िए, तेंदुए, जंगली सूअर आदि जानवर पाए जाते हैं। कृषि के अधिक विस्तार होने के कारण इस क्षेत्र में वन बहुत कम पाए जाते हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, बरगद, जामुन, पलाश, बबूल, तेंदू आदि वृक्ष पाए जाते हैं। आइए अब दक्षिण के पठार की बात कर लेते हैं। दक्षिण के पठार में गंगा यमुना के मैदान के दक्षिण में हमारे प्रदेश का पठारी भाग स्थित है। इस भाग में जगह जगह छोटी छोटी पथरीली पहाड़ियां भी हैं। यह क्षेत्र बहुत उबड़ खाबड़ है। इनके बीच में कहीं कहीं समतल मैदान भी है। यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है। वर्षा की कमी होने के कारण प्राय यहाँ पर सूखा पड़ जाता है। आइए अब पठार की बात कर लेते हैं। जमीन से ऊंचे उठे चौरस क्षेत्र को पठार कहते हैं। दूसरे शब्दों में अपने आसपास की जमीन से ऊंचा उठा चौरस भूभाग पठार कहलाता है। आइए अब यह जान लेते हैं कि दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। दक्षिण से पठार से निकलने वाली नदियां हैं चंबल, बेतवा, केन, टोंस, सोन आदि। बच्चों, अब दक्षिण के पठार का विस्तार के बारे में जान लेते हैं। दक्षिण के पठार के विस्तार के साथ साथ हम पेड़ पौधे और वन संपदा के बारे में भी जानेंगे। यह भाग भारत के पठारी भाग का उत्तरी विस्तार है। यह भाग ललितपुर, झांसी, जालौन, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज की कुछ भाग, मिर्जापुर, चंदौली का कुछ भाग और सोनभद्र जनपदों में फैला हुआ है। वर्षा की कमी के कारण इस क्षेत्र में कम ऊंचाई वाले वृक्ष पाए जाते हैं। इन वृक्षों के बीच बीच में कटीली झाड़ियां और मोटी घासों के क्षेत्र भी पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वृक्ष हैं तेंदू, बबूल, सेहुड़, खेर, खेजरा आदि। बच्चों, आपके शहर या गांव किस प्राकृतिक भाग में आता है, आपको यह अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। साथ ही आपको आपके घर के आसपास से कौन कौन से वृक्ष हैं, यह भी आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। और कहीं आपको कोई समस्या आए तो आप अपने बड़ों से भी मदद ले सकते हैं। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उत्तर प्रदेश में बहने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, चंबल, गोमती, घाघरा, बेतवा, राप्ती, रामगंगा, टोंस, सोन, शारदा जिसे कहीं कहीं काली नदी के नाम से भी जाना जाता है, और केन आदि नदियों को आप मानचित्र पर देखिए और बताइए उत्तर दिशा की ओर से बहकर आने वाली नदियों के नाम। आप यह भी बताएंगे कि दक्षिण दिशा से बहकर आने वाली नदियों के नाम। साथ ही आपको आपके शहर या गांव के आसपास कौन सी नदी बहती है, अगर बहती है तो उस नदी का नाम लिखना है। बच्चों, यह कार्य करने के बाद आइए अब हम यह जान लेते हैं नदियों के संगम के बारे में। बच्चों, संगम का मतलब होता है जहां पर नदियों का मिलन हो। 2 से 3 नदियों का मिलन भी हो सकता है। बच्चों, नदियों का जहां संगम होता है वहां पर एक कुंभ का मेला लगता है। वह मेला लगता है प्रयागराज में, जिसे हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं। नदियों के मिलने के स्थान को हम संगम कहते हैं, जैसा कि अभी हमने जाना। जैसे प्रयागराज में यमुना नदी, गंगा नदी और गुप्त रूप से सरस्वती नदी मिलती है। इस संगम स्थल पर विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला लगता है।
संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद में माघ के महीने में माघ मेला, कुंभ मेला एवं महाकुंभ का पर्व मनाया जाता है। बच्चों, अब तक हमने क्या क्या जाना है, आइए यह देख लेते हैं। आज हमने उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट को जाना। हमने जाना भाबर, तराई, उत्तर के मैदानी भाग तथा दक्षिण के पठार के बारे में। बच्चों, आज पाठ में हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसे दोहरा लेते हैं। हमने आज जाना उत्तर प्रदेश की भौगोलिक बनावट के बारे में। हमने आज जाना भाबर एवं तराई क्षेत्र के बारे में। भाबर तराई का क्षेत्र का विस्तार के बारे में। भाबर तराई वन संपदा के बारे में। मैदानी भाग की प्रमुख नदियों के बारे में। गंगा यमुना का मैदान के बारे में। मैदानी भाग के पतझड़ वन। दक्षिण का पठार। दक्षिण के पठार से निकलने वाली नदियां। दक्षिण का पठार वन संपदा। आइए बच्चों, अब आपके साथ कुछ अभ्यास कार्य कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से आपको सही विकल्प चुनने हैं। तो आप सब तैयार हैं ना? आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला कहाँ लगता है? कानपुर में, आगरा में या प्रयागराज में? तो बच्चों, अपने दिमाग पे जोर दीजिए और बताइए। आपने इसका उत्तर ढूंढ लिया होगा। तो आइए एक एक उत्तर को चेक करते हैं कि क्या हमारा उत्तर जो हमने सोचा है वह सही है कि नहीं। विश्व प्रसिद्ध कुंभ मेला क्या कानपुर में लगता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आगरा में बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सही, प्रयागराज में। आइए दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा, रोड़े पत्थर मोटे कणों की मिट्टी का क्षेत्र क्या कहलाता है? दक्षिण का पठार, भाबर या फिर उत्तर का मैदान? तो बच्चों सोचिए, आपने उत्तर सोच लिया होगा। आइए उत्तर को परखा जाए। पहला आपका उत्तर था दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार बिल्कुल नहीं। उत्तर का मैदान बिल्कुल नहीं। इसका उत्तर है भाबर। तो बच्चों, आपने दोनों सही विकल्प चुन लिए हैं। चलिए अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास कार्य है, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? भाबर क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ वन संपदा पेड़ पौधे के नाम बताइए। उत्तर प्रदेश का कौन सा भाग अधिक उपजाऊ व समतल है और क्यों? पतझड़ वन से आप क्या समझते हैं? बच्चों, आपको यह सारे प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका में साफ साफ शब्दों में लिखने होंगे और आपकी लेखनी भी बहुत साफ होनी चाहिए। आइए अगले अभ्यास कार्य की तरफ बढ़ते हैं। आपको सही कथन के आगे सही का चिन्ह और गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। आइए पहले वाक्य को पढ़ा जाए। भाबर और तराई के पूर्व में उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग है, सही या गलत? ये आप लिखेंगे। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग में विस्तृत घने वन पाए जाते हैं, सही या गलत? आप बताएंगे। उत्तर प्रदेश का मैदानी भाग अत्यंत उपजाऊ है, सही या गलत? आसपास की जमीन से ऊंचा उठा चौरस भूभाग पठार कहलाता है। बच्चों, यह वाक्य सही है या गलत? यह आप बताएंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में इस अभ्यास कार्य को भी करेंगे। आइए अब हम सही जोड़े बनाते हैं। आपको समूह क को समूह ख से मिलाना है। आइए एक एक करके हम समूह क को पहले जान लेते हैं। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वर्षा की कमी, पतझड़ वन, रोड़े पत्थर व मोटी मिट्टी, ऊंचा चौरस भाग। समूह ख, भाबर, उत्तर का मैदान, पठार, दक्षिण का पठार और लखीमपुर खीरी। अब हमें करना क्या है? हमें समूह क को समूह ख से मिलाना है। आपको समूह क के पहला जो लिखा हुआ है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को समूह ख के सही उत्तर से जोड़े बनाने हैं। तो आइए एक आपके लिए हम कर देते हैं, बाकी आप स्वयं कीजिएगा।
दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? लखीमपुर खीरी। ठीक उसी प्रकार से आपको वर्षा की कमी, पतझड़ वन, रोड़े पत्थर व मोटी मिट्टी, ऊंचा चौरस भाग, यह सब आपको स्वयं मिलान करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको प्रोजेक्ट कार्य बहुत ही अच्छा लगता है, तो आइए आपको कुछ प्रोजेक्ट कार्य भी दे दिए जाएं। आपका शहर या गांव किस प्राकृतिक भाग में स्थित है पता करें और अपने आसपास पाए जाने वाले जानवरों, वृक्षों आदि की एक सूची बनाएं। संभव हो तो उसका अपने अभ्यास पुस्तिका में भी चिपकाएं। आपके शहर या आपके गांव के आसपास अगर कोई नदी बहती है तो आप उसका भी नाम लिखेंगे। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। अगले पाठ में आपसे फिर से किसी नए पाठ के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।